मैं हूं अदील इम्तियाज़ और ये है मेरी वीडियो नंबर 226। अगर आप मेरी वीडियोस को YouTube पे सर्च करना चाहें तो आप YouTube पे लिखिए अदील इम्तियाज़ और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप Facebook पे मेरे पेज को सर्च करना चाहते हैं तो सर्च टैब में तख्ती ऑनलाइन लिखें और आपको मेरा पेज मिल जाएगा, जो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि है ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी के बारे में हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी फोर्स है जिसको समझने की खातिर इंसान ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की, और उसके बाद जैसे जैसे हम ग्रेविटी को बेहतर समझते गए हमने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस डिज़ाइन की। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराने ज़माने में भी लोगों को था। चीज़ें हमेशा ऊपर से नीचे गिरती थीं, किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता तो वो नीचे आती थी। और ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले अरिस्टोटल ने हमें बताया। अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट जो था ग्रेविटी के बारे में वो कुछ इस तरीके से था कि उसका कहना ये था कि जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होता है वो ज़मीन पर पहले गिरती है। यानी हम अगर अज्यूम करें कि हम पीसा टावर के ऊपर खड़े हैं और वहाँ पे दो बॉल्स जो हैं वो हम नीचे गिराते हैं, तो अरिस्टोटल का ये कहना था कि जो बॉल ज़्यादा वज़नी होगी वो पहले ज़मीन पर गिरेगी और जो बॉल कम वज़नी होगी वो बाद में ज़मीन पर गिरेगी। इस आइडिया को, इस थ्योरी को गलत करार दिया गैलीलियो ने। गैलीलियो ने हमें बताया कि वज़नी चीज़ पहले ज़मीन पर नहीं गिरती। उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें दो बॉल्स ली जिनका वज़न तो मुख्तलिफ था पर उनकी जो साइज़ था वो एक जैसा था। अब दोनों बॉल एक जैसे साइज़ की थी, एक भारी थी और एक हल्की थी। गैलीलियो पीसा टावर पे गया और उसने वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया। जब उसने वहाँ पर दोनों बॉल्स गिराईं तो वो दोनों बॉलों में से वज़नी बॉल जो है और जो हल्की बॉल थी दोनों बराबर आके ज़मीन पर गिरी। और जब फिर उसने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया जिसमें एक वज़नी बॉल जो है उसको उसने छोटा रखा और जो हल्की बॉल थी उसको बड़ा रखा, तो आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि जो वज़नी बॉल थी वो हवा में रही और जो हल्की बॉल थी वो ज़मीन पर पहले गिर गई। तो गैलीलियो ने इससे ये हमें बताया कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी बॉल को ज़्यादा फ्रिक्शन देती है, ज़्यादा मुश्किल देती है कि वो ज़मीन तक आ सके। इसलिए अगर दोनों बॉल एक जैसी हों और बीच में हवा ना हो तो वो दोनों गेंदें बराबर आकर ज़मीन पर गिरेंगी। और इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा जगहों पर दुनिया में किया गया। दुनिया की बड़ी बड़ी लैब्स में ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको BBC ने कवर किया। मसलन मेरे पास एक जो है वो फेदर है, पर है, और एक मेरे पास सेब है। अगर मैं अपने घर में इन दोनों चीज़ों को कुछ हाइट से नीचे गिराऊं तो हमें पता है कि सेब पहले ज़मीन पर गिर जाएगा और फेदर जो है वो अभी हवा में होगा। पर अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम वैक्यूम में ले जाते हैं, यानी वहाँ पर हवा नहीं है, हमने हवा जो है वो ख़त्म कर दी। तो इन दोनों को जब हवा के बगैर हम नीचे गिराएंगे तो ये दोनों चीज़ें एक वक्त में नीचे आकर गिरेंगी। इससे ये साबित होता है कि हवा इनके मोशन को रेजिस्ट करती है और जो चीज़ जितनी बड़ी होती है हवा उस पर उतना ही ज़्यादा असर डालती है। इस एक्सपेरिमेंट को चांद पर भी किया गया। जब 1971 में एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट वहाँ पर गए तो उन्होंने गैलीलियो के इस मशहूर ज़माना एक्सपेरिमेंट को वहाँ पर किया, क्योंकि चांद पर तो हवा नहीं होती, वहाँ पर वैक्यूम ही है। तो वहाँ पर एक उन्होंने हैमर और एक जो है फेदर, एक हथौड़ी और एक पर, इन दोनों को गिराया और वो दोनों एक वक्त में ज़मीन पर, चांद की ज़मीन पर आकर गिरे। तो इससे गैलीलियो का जो अजम्पशन थी वो सही साबित हुई, वो एक फैक्ट करार दी गई। गैलीलियो के बाद उससे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर न्यूटन आए। न्यूटन ने ग्रेविटी पे बहुत काम, जो हम वाक़या पढ़ते हैं कि न्यूटन के सर पर आकर सेब लगा और उन्होंने ये सोचा कि ये सेब हमेशा नीचे ही क्यों आता है, और उसकी बेसिस पर उन्होंने ग्रेविटी पे काम शुरू किया। तो न्यूटन का ये ख्याल था कि सेब जो है, ज़मीन सेब को अपनी तरफ खींचती है, तो ज़मीन सेब पर एक फ़ोर्स लगाती है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि सेब भी ज़मीन पर एक फ़ोर्स लगाता है। यानी दोनों चीज़ें जो मैटर की बनी हुई हैं वो एक दूसरे को खींचती हैं। अब सेब पर जो फोर्स लगी वो तो न्यूटन ने नोट कर ली और उसको कैलकुलेट किया, और वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की
एक्सेलरेशन से मूव करवाती थी सेब को, जिसको उसने ग्रेविटी की फोर्स करार दिया। अब न्यूटन की तगदो ये थी कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिसमें इन दोनों पर जो जो फोर्सेस एक दूसरे की वजह से लग रही हैं वो सामने आ सके। न्यूटन का जो फॉर्मूला था F = ma, अब इसको हम लेकर चलते हैं। F जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और जो पहला मैस है वो एप्पल का मैस है, एप्पल जो ज़मीन पर गिर रहा है, और उसके साथ साथ उसकी एक्सेलरेशन है। इसकी एक्सेलरेशन में न्यूटन के ख्याल में दो चीज़ें जो हैं वो ज़रूर आनी चाहिए। एक तो ज़मीन का मैस, जो चीज़ उसको खींच रही है, और दूसरा ज़मीन से उसका डिस्टेंस, कि वो कितने डिस्टेंस पर है। ये दोनों चीज़ें उसकी एक्सेलरेशन को असरअंदाज करेंगी। इसी असना में जब न्यूटन ये काम कर रहे थे तो उनका एक दोस्त जो है वो हेले उनसे मिलने आया। हेले ये देखना चाहता था कि सूरज के गिर्द सियारे कैसे मूव करते हैं, उनका ऑर्बिट जो है उसकी शक्ल क्या होती है, वो किस तरीके से मूव करते हैं, और उनको कौन सी ऐसी फोर्स है जो अपने गिर्द घुमाती है। हेले पहले और साइंसदानों के पास गया, पर उन सब ने हेले को इनकार कर दिया। तो वो न्यूटन के पास आया और उसने न्यूटन से ये बात की कि आखिर वो कौन सी फोर्स है जो इन सियारों को सूरज के गिर्द मूव करवाती है। अब हम इस सेब को देखते हैं। ये सेब इस वक्त ज़मीन के ऊपर है, और ज़मीन के कोर से इसका जो डिस्टेंस है वो हम कहते हैं x है, यानी ज़मीन के जो बीच का हिस्सा है यहाँ से इसका हिस्सा x है, और इस पर जो एक्सेलरेशन आ रही है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं जो चांद है जो ज़मीन से बहुत दूर है। चांद ज़मीन से 60x यानी यहाँ से ज़मीन का जो अपना रेडियस है वो x है, तो चांद ज़मीन से 60x के फासले पर है। और जब चांद की एक्सेलरेशन कैलकुलेट की गई तो वो 3600 टाइम्स कम थी इस एप्पल की एक्सेलरेशन से। इस एप्पल की एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और ये x डिस्टेंस पे। चांद जो है वो 60x डिस्टेंस पर है, और उसकी जो कैलकुलेशन थी उसकी एक्सेलरेशन की वो सेब की एक्सेलरेशन से 3600 टाइम्स कम थी। 3600 टाइम्स को हम 60 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा था, एक्सेलरेशन जो है उसकी उतनी ही कम होती जा रही थी, बल्कि उसके स्क्वायर के साथ कम होती जा रही थी। न्यूटन ने इस कैलकुलेशन को पहले भी देख रखा था, क्योंकि इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, और ये ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल के पुल एंड पुश फोर्सेस में इस्तेमाल होती थी। साउंड के इंटेंसिटी के लिए भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ यूज़ होता था, और लाइट के लिए भी। तो न्यूटन ने ग्रेविटी के लिए भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ की मदद लेने की सोच ली। हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स है। अब आप अज्यूम करें कि ये लाइट सोर्स है, तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे, अगर मैं इससे r डिस्टेंस पर हूँ इस वक्त, तो इसकी जो इंटेंसिटी है यहाँ पर वो 1/r² होगी, यानी इंटेंसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के बराबर होगी। अगर मैं इससे 2r के फासले पे हूँ, 2r के फासले पर, तो यहाँ पर इस सोर्स की, इस लाइट सोर्स की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी जी, वो 1/r²। r² जो है यहाँ पर 4r² बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2r है। इसी तरीके से 3r, तो ये r² जो रेडियस के स्क्वायर के साथ साथ इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। आप देखें यहाँ पर a ज़्यादा इंटेंस है, और आहिस्ता आहिस्ता a की इंटेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सपोज़ ये हमारा सूरज है, और इसके साथ ये हमारी ज़मीन घूम रही है। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर जो इनके दरमियान फोर्स है वो 1/r² है, इसके कंपेरेबल है। तो अगर हमारा उससे रेडियस जो है, डिस्टेंस जो है वो 1 है, तो फिर फोर्स क्या होगी, 1 यूनिट होगी। और अगर उससे हमारा जो फासला है वो 2 है, r2 है, तो हमारी फोर्स क्या होगी, वो 1/4 यूनिट होगी। तो फोर्स जो है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो है उसके रेसिप्रोकल के साथ वेरी करती है। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ था। इसको इस्तेमाल करते हुए अब आप देखें F = ma से हमने शुरू किया था, तो हमें पता है कि m जो है वो तो मैस ऑफ एप्पल है, और उसके बाद a जो है उसकी जगह हमने मैस ऑफ अर्थ, ज़मीन का मैस, और साथ जो रेडियस, जो डिस्टेंस है जो एप्पल और ज़मीन के दरमियान है उसको स्क्वायर लिया। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई जो सेब और ज़मीन के बीच में थी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
सेब का वज़न ज़्यादा होगा तो ये ग्रेविटी बढ़ जाएगी, इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी। अगर ज़मीन का वज़न ज़्यादा होगा तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये बहुत तेज़ी से कम होगी, क्योंकि ये आर का स्क्वायर है। इसको इक्वल साइन बदलने के लिए न्यूटन को पता था यहाँ पर एक कांस्टेंट की ज़रूरत है। न्यूटन ये जानता था कि ग्रेविटी एक वीक फोर्स है, और उसकी वजह यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कभी भी सेब और पर इनके दरमियान भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मौजूद है। तो क्या ये इकट्ठे हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। हमारी चीज़ें हमारी तरफ आती नहीं हैं। आप दो मैटर की बॉडीज़ को देखें जो ज़मीन पर है, वो एक दूसरे की तरफ फ़ौरन आती नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनके दरमियान है वो बहुत वीक है। तो इससे न्यूटन को ये अंदाज़ा तो हो चुका था कि जो भी कांस्टेंट यहाँ पर आएगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जिस तरह ये कैपिटल जी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होगी। और इस कांस्टेंट को न्यूटन निकाल नहीं सका, पर उसने ये ज़रूर हिंट दिया कि इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। न्यूटन को एक और चीज़ भी उसके जहन में थी, और वो ये थी कि उससे पहले जोहानस केपलर जो है उन्होंने 3 लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशन के। सूरज के गिर्द सैयारे कैसे मूव करते हैं, उनके 3 लॉज जो हैं वो बड़े मशहूर थे, और न्यूटन की ये इक्वेशन उन तीनों लॉज को जो है फुलफिल करती थी। तो इसलिए न्यूटन की जब ये इक्वेशन लोगों को बताई गई तो उसका जो टेस्ट लिया गया वो केपलर्स के लॉ जो है उनके ज़रिए लिया गया कि क्या ये उनको फुलफिल करती है, और वो इक्वेशन उनको फुलफिल कर रही थी। हमारे पास उसके बाद न्यूटन के बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था कैवेंडिश। कैवेंडिश ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, और आप देखेंगे ये कांस्टेंट की वैल्यू जैसे न्यूटन ने सोचा था बहुत कम आई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू बहुत कम आई। इससे हमें ये पता चला कि ग्रेविटी एक वीक फोर्स है। गोया कि ग्रेविटी एक वीक फोर्स है, पर बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज स्पेस में ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही हैं। तो हमारा जितना भी प्लैनेटरी मोशन हो रहा है वो ग्रेविटी की मरहूने मिन्नत है, और वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। चांद सियारों के गिर्द जो घूम रहे हैं वो भी ग्रेविटी की वजह से, सूरज जो है उसके गिर्द सियारे घूम रहे हैं वो भी ग्रेविटी की वजह से, सूरज ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे हैं वो भी ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी जो है वो वेरी करती है। ज़मीन के ऊपर इस सेब पर जो एक्सेलरेशन होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। पर जो हम ज़मीन की कोर से दूर जाएंगे, ये ज़मीन की कोर है, सैटेलाइट में अगर ये सेब रख देंगे तो ये 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ ग्रेविटी जो है इस पर एक्ट करेगी, एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से अगर इसको चांद पर रख दिया जाए तो चांद की ग्रेविटी बहुत कम है, तो ये सेब जो है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से एक्सेलरेट करेगा, और चांद की ग्रेविटी क्योंकि कम है इसलिए इसकी एक्सेलरेशन जो है वो भी स्लो हो गई है। तो जैसे जैसे हम छोटी बॉडीज़ की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी उनकी कम होगी, और जैसे जैसे हम बड़े सियारों की तरफ जाएंगे उनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरीके से हमें पता है कि हमारा मैस जो है वो फिक्स्ड होता है। अगर मेरा मैस 120 केजी है और मैं ज़मीन पर हूँ तो मेरा वेट जो है वो 1200 न्यूटन होगा कैलकुलेशन के साथ। पर क्योंकि चांद पर ग्रेविटी कम है इस वजह से मैस तो मेरा वहाँ पर भी 120 केजी होगा, पर वहाँ पर मेरा वज़न जो है, वेट जो है वो बहुत कम होगा, क्योंकि चांद की ग्रेविटी जो है वो कम है। इसका मतलब ये है कि हम हर सियारे पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारा वेट डिफरेंट होगा। अगर ज़मीन पर मेरा वेट 75 केजी है तो मरकरी पर मैं 28.4 केजी, मैं यानी हल्का हो जाऊंगा, मुझे डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं पहले ही स्मार्ट हो चुका हूँगा। इसी तरीके से अगर मैं वीनस पे जाऊँगा तो 67.9 केजी हो जाएगा, और अगर मैं जुपिटर पे चला गया तो मेरा वेट 189.8 केजी हो जाएगा। तो अगर आपने बग़ैर एक्सरसाइज के अपना वज़न कम करना है तो आप कोशिश करें कि आप मरकरी पर चले जाएं, वहाँ पर ये हो सकता है कि आप ज़िंदा ना रह सकें। तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है कि आप जिस सियारे पर भी जाएंगे उसकी ग्रेविटी के साथ साथ आपका वेट जो है वो चेंज होगा, आपका मैस जो है वो उतना का उतना ही रहेगा। ग्रेविटी हमें हर 14वीं रात को भी नज़र आती है, जब हमारा मून, हमारा चांद जो है वो हमारे बहुत करीब आ जाता है, ज़मीन के बहुत करीब आ जाता है। तो उसकी ग्रेविटी की वजह से आपने देखा है कि समुंदर की जो लहरें हैं वो उछलती हैं, आपको नज़र आता है कि वो बहुत बहुत ऊंची लहरें जो हैं वो बनती हैं। और ये एक एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल लॉ की,
ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ की, कि यहाँ पर हाई टाइड्स जो हैं वो हमें ज़मीन पर नज़र आती हैं। ग्रेविटी के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। न्यूटन ने एक माइंड एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने कहा था कि चांद ज़मीन के गिर्द कैसे घूमता है, और उसने एक बहुत बड़ी रॉक देखी थी जिसके ऊपर एक तोप का गोला था और वो उसको फेंक रहा था। तो न्यूटन का ये कहना है, ये माइंड एक्सपेरिमेंट है, उसने दिमाग में ही सोचा था कि अगर ये गोले की रफ्तार बहुत कम होगी तो ये नीचे गिर जाएगा, अगर हम और रफ्तार से इसको शूट करेंगे तो ये यहाँ तक आएगा, तो हम इसकी रफ्तार और बढ़ा देते तो एक वक्त आएगा कि एक ऐसी रफ्तार आएगी जिस पर ये जो गोला होगा जो हमने फायर किया होगा इस कैनन से, इस तोप से, वो ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, इसी तरीके से और चीज़ें ज़मीन के गिर्द घूमती हैं। तो अगर इसकी रफ्तार कम होना शुरू होगी तो फिर क्या होगी, ज़मीन की ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ खींच लेगी और ये जो चांद है या ये गोला है वो ज़मीन पर आकर गिरेगा, ज़मीन में लगेगा। तो ज़मीन के गिर्द मूव करने के लिए ये न्यूटन ने एक बहुत बड़ा माइंड एक्सपेरिमेंट किया था, और आज हमारी सैटेलाइट सिस्टम जो है ये इन माइंड एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सैटेलाइट्स जो हैं वो ज़मीन के गिर्द मूव करती हैं, और उनको हर वक्त ग्रेविटी जो है उन पर असरअंदाज हो रही होती है, पर वो ज़मीन के गिर्द इसलिए मूव कर रही होती हैं कि उनकी एक फ़िक्स्ड स्पीड होती है। अगर उस स्पीड से वो कम हो तो वो ज़मीन के अंदर गिर सकती हैं। अब हम आते हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन की तरफ जो कि ग्रेविटी की वजह से, ये है ग्रेविटी ट्रेन। ग्रेविटी ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो ज़मीन के अंदर चलती है। यानी आप अज्यूम करें कि एक तरफ बॉस्टन है यूएसए और दूसरी तरफ सिडनी है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बीच में ज़मीन के अंदर से हमने एक ट्रेन चलाई है, और ये वो ट्रेन है। तो ये ज़मीन के अंदर से जा रही है और ये 42 मिनट में तकरीबन हर जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ 42 मिनट लेगी। तो जब ये ट्रेन शुरू होगी, यानी यहाँ से हम इस ट्रेन को स्टार्ट करेंगे, तो ये ग्रेविटी के अंडर एक्सेलरेट करती जाएगी ज़मीन के कोर तक, यहाँ तक बीच तक जो है ना ये एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि कोर जो है वो हमें पुल कर रही होती है, अपनी तरफ खींच रही होती है। और उसके बाद जैसे ये कोर से आगे जाएगी तो अब क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है इसके ऑपोजिट साइड पर अब एक्ट कर रही होगी, तो ये डी एक्सेलरेट कर रही होगी, इसकी स्पीड स्लो हो रही होगी। तो टोटल ये 42 तक यहाँ पर चली होगी जाएगी। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि इसको किसी किस्म के इंजन की ज़रूरत नहीं होगी, लोकोमोटिव की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये तो अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है ना, इसलिए आपको ना तो इसमें पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत है और ना ही इसको किसी किस्म के इंजन की ज़रूरत है। पर इस ट्रेन को अगर हमने परसीव किया तो आज तक बनाया क्यों नहीं? इसमें कुछ कबाहतें हैं। पहली चीज़ जो हमें सबसे बड़ी इसमें रुकावट है वो ये है कि ज़मीन की कोर जो होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी 6000 सेंटीग्रेड। इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है उसके बीच में से एक ट्रेन लेके जानी जिसमें ह्यूमंस बैठे होंगे, ये अभी तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे मटेरियल्स हमने दरियाफ्त नहीं किए या बनाए नहीं हैं जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर बेयर कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इसको कोर के बीच में से गुजार नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसे मटेरियल्स नहीं हैं जिससे हम ये ट्रेन बना सके जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है उसको बर्दाश्त कर सकें। और उसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसकी जो टनल होगी जिसमें से ये मूव करती है उसमें से एयर जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी, आपको वहाँ पर वैक्यूम लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पर एयर होगी तो इसकी रफ्तार एक हद से आगे नहीं जा सकती। एयर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन देती है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि गैलीलियो ने हमें बताया कि एयर जो है वो रेजिस्ट करती है मोशन को। तो अगर उस टनल में एयर होगी तो ये वहाँ पर एक हद से आगे नहीं जा सकती, हालांकि इसको तो बहुत तेज़ चलाना है। तो अब इन दो चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जा सके? हम एयर जो है, चले हम अज्यूम करते हैं कि हम एयर तो निकाल सकते हैं, पर जो कोर की टेम्परेचर है उसका क्या करेंगे? उसके लिए साइंटिस्ट ने एक और हल निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको कोर में से नहीं लेके जाते, बिल्कुल सेंटर में से नहीं लेके जाते, बल्कि हम ये करते हैं कि हम कोर को बाईपास कर देते हैं। कोर यहाँ पर है तो हम यहाँ से इस ट्रेन को ले जाते हैं, हम कोर में से नहीं गुजारते, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है ज़मीन का वो कम होगा, तो हम ग्रेविटी ट्रेन को यहाँ से ले जाते हैं। अब आपके ख्याल में इस सूरत हाल में आपको कुछ मुश्किलात आएंगी? बिल्कुल आएंगी। क्यों जी? क्योंकि जो ग्रेविटी है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तो इस तरफ को एक्ट कर रही है,
इसकी कोर की तरफ, इस तरफ को एक्ट कर रही है, इस तरफ को एक्ट कर रही है। और अब मोशन जो है वो सेंटर की तरफ नहीं है, वो बल्कि इस तरफ को जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप अंडर ग्रेविटी तो नहीं मूव कर रहे, अब आपको इसके साथ कोई ना कोई इंजन लगाना पड़ेगा और उस इंजन को इसको इस तरफ को मूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त ग्रेविटी जो है इसको राइट साइड की तरफ खींचने की कोशिश कर रही होगी। तो आपने इसको एडिशनल फोर्स देनी होगी जो इसको राइट साइड की तरफ लेके ना जा सके। तो ये टोटल जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी ट्रेन, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें ख़त्म हुआ है। जो अंडर ग्रेविटी हम कर सकते हैं, पर ये पॉसिबल है कि हमें कुछ सालों के बाद ऐसी ट्रेन्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाए और आप एक ग्रेविटी ट्रेन में सफ़र कर सकें।